तो कल के क्लास में हमने देखा था वेब एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन एंड हमने देखा था कि वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन हाइब्रिड एप्लीकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं एंड वेब एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कुछ अलग बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन लेआउट के बारे में। तो अगर आप कोई भी इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट आप पिक करोगे तो आप देखोगे जो वेबसाइट है वो टोटली डिफरेंट है। मीनिंग सेम वेबसाइट आप कहीं पे भी नहीं देखोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेज़न ले लेते हैं और यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। अगर मैं इन दोनों वेबसाइट को ओपन करूँ तो आप नोटिस करोगे भले ही दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है लेकिन दोनों का जो वेबसाइट है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आप ये देखोगे अमेज़न का सर्च ये रहा, यहाँ पे इतना बड़ा बैनर है, यहाँ पे ऐसे डिजाइनिंग दिया हुआ है। सिमिलरली आप फ्लिपकार्ट का देख लो तो यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। एंड यही होता है पूरा का पूरा इंटरनेट में जो वेब एप्लीकेशन है उसका डिजाइन सेम नहीं रहता, चेंज रहता है। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में हमारी तीन चीजें रहती हैं। मैंने आपको बताया कि वेब एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट रहता है। वेब एप्लीकेशंस आर डिफरेंट, दे आर built for a different purpose and they have different configuration. No web applications are same. तो हमारे पास इसमें रहता है वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट। उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो ये तीन चीजें रहती हैं हमारे वेब एप्लीकेशन में एंड इन तीन चीजों को हम यूज करते हैं हमारा वेब एप्लीकेशन का लेआउट डिजाइन करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जो वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल आता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो मॉडल आता है वो आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसको क्लाइंट सर्वर आप मॉडल बोल लो या फिर आर्किटेक्चर बोल लो, दोनों सेम है। एंड ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसको हम डिफरेंट वेज में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर सेटअप कर सकते हैं। तो पहला है, इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो है वन सर्वर मॉडल। वन सर्वर मॉडल उसके बाद है हमारा मैनी सर्वर वन डेटाबेस मॉडल। उसके बाद है हमारा मैनी सर्वर मैनी डेटाबेस मॉडल।
तो हमारे क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर या फिर क्लाइंट साइड मॉडल के अंदर हम इसको 3 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है वन सर्वर मॉडल, उसके बाद है मैनी सर्वर वन डेटाबेस मॉडल एंड थर्ड है मैनी सर्वर मैनी डेटाबेस मॉडल। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो इसको हम समझने के लिए हम अपने नोशन पे चले जाते हैं एंड हाँ, वेब एप्लीकेशन लेआउट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। तो बेसिकली ये तो आपको पता होगा, एक क्लाइंट रहता है एंड एक सर्वर रहता है। हम क्लाइंट के थ्रू जो भी चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर वो चीज़ हमें रिटर्न करके देता है एंड वो चीज़ हम ब्राउज़र पे व्यू करते हैं। इस केस में यहाँ पे हमारे पास ये है। तो यहाँ पे एक सर्वर है एंड डिफरेंट क्लाइंट है। क्लाइंट आपका कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, पीसी कुछ भी हो सकता है। ये क्लाइंट क्या कर रहे हैं, कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर के पास एंड सर्वर इनको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये है सिंपली क्लाइंट सर्वर और मॉडल या फिर आप बोल लो आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर हम अपना आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसको डिफरेंटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं। तो एक-एक मेथड हम देखेंगे। तो फर्स्ट है वन सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप सर्वर एक ही सेटअप करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस सेटअप ऑल वेब एप्लीकेशन एंड देयर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द डेटाबेस आर होस्टेड ऑन अ सिंगल सर्वर। तो यहाँ पे ये सर्वर है, डेटाबेस भी इसी सर्वर में है। तो सब कुछ एक ही सर्वर में है और यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। जो भी क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उनको रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद हमारा है मेनी सर्वर वन डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात मेनी सर्वर है लेकिन एक डेटाबेस है। अभी आप देखो यहाँ पे ये एक डेटाबेस तो है, यहाँ पे कितने सर्वर है, 1 2 3, यहाँ पे 3 सर्वर दिया हुआ है। आप बाकी सर्वर भी ऐड ऑन कर सकते हो। अभी यहाँ पे 3 सर्वर हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं। तो मान लो एक ये सर्वर अगर रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है एंड ये सर्वर फुल हो गया है, इसका रिक्वेस्ट कैपेसिटी फुल हो गया है, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये इस सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ऐसे ये होते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए अगर ये सर्वर एनी हाउ इन्फेक्ट हो जाता है किसी भी अटैक के थ्रू, तो ये जो 2 सर्वर हैं ये टोटली सेफ रहेंगे। एंड अगर कोई अटैक हो भी जाता है तो ये सर्वर अगर डेड हो गया तो ये सर्वर वर्किंग कंडीशन पे रहेंगे। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इन दिस मॉडल मल्टीपल वेब एप्लीकेशन यूज द सेम डेटाबेस बट डोंट नीड टू शेयर और सिंक डेटा बिटवीन them. The main security benefit is that if one web server is compromised, the other and the database remains secure. तो जैसे कि हमने कवर किया है, अब यहाँ पे ये जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल वेब एप्लीकेशन यूज द सेम डेटाबेस बट डोंट नीड टू शेयर और सिंक डेटा बिटवीन देम। अब यहाँ पे 3 सर्वर है, तीनों सर्वर एक ही डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अब इसकी एक खास बात यह है, ये जो डेटा तीनों सर्वर यूज कर रहे हैं ये एक दूसरे का डेटा देख नहीं पाएंगे। मतलब क्लाइंट 1 ने सर्वर 1 से कौन सा डेटा लिया ये सर्वर 2 को पता नहीं चलेगा एंड सर्वर 3 को सर्वर 2 का पता नहीं चलेगा। तो ये एकदम सेपरेट काम कर रहे हैं लेकिन कनेक्टेड हैं एक ही साथ। एंड अगर एक डैमेज हो गया सर्वर तो इसका रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर ये इसके रिप्लेसमेंट में काम कर लेगा। तो ये था हमारा मैनी सर्वर वन डेटाबेस। अभी हमारे पास है
मैनी सर्वर मैनी डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या होता है, मैनी सर्वर मैनी डेटाबेस। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 सर्वर लगा के रखा है, 1 2 एंड 3। ये जो डेटाबेस है ये भी 3 है, 1 2 3। यहाँ पे जो क्लाइंट्स है ये भी जो क्लाइंट्स है, ये अगर मान लीजिए ये क्लाइंट अगर इस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो इस सर्वर के पास आपका अपना खुद का डेटाबेस है, यहाँ से कम्युनिकेट करके रिक्वेस्ट दे सकता है। और अगर ये सर्वर इन्फेक्ट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के जो 2 सर्वर्स एंड डेटाबेस है वो काम करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको नोट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो तीनों डेटाबेस है इनका जो डेटा है ये आपस में एक्सचेंज तो हो रहा है, ठीक है, इनका जो डेटा है वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए ये डेटाबेस अगर हैक हो गया तो इसका बैकअप डेटा यहाँ पे है, ये सर्वर एक्सेस कर सकता है एंड देन क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसको बोलते हैं मैनी सर्वर मैनी डेटाबेस आर्किटेक्चर। अभी यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है, इन दिस मॉडल ईच वेब एप्लीकेशन हैज इट्स ओन डेटाबेस, दिस कीप डेटा प्राइवेट एंड अलाउ शेयरिंग only the needed data to the database. Each database can also be hosted on its own server for better separation. अगर in case डेटा अगर सर्वर टू डेटा बेस 1 से अगर डेटा लेना चाहे तो वो कई केस में ले सकता है। यह आपका प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिपेंड रहता है कि कौन सा डेटा वो ले सकता है। अब हम बात करते हैं हमने इतने सारे वेब सर्वर्स के आर्किटेक्चर के बारे में बात क्यों किया। तो पॉसिबिलिटी यह है कि हर एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। सबसे पहले क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर में कोई बस एक ही सर्वर यूज़ करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर ये सर्वर डैमेज हो गया या डीडोस के कारण डाउन हो गया तो पूरे को पूरा जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगा। तो ये एकदम वल्नरेबल माना जाता है एंड ये छोटी कंपनीज के लिए सही है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता। दूसरी ओर हमारे पास है वन डेटाबेस मैनी वेब सर्वर्स। अभी यहाँ पे आप मान लो हमारे पास 3 डेटाबेस हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों सर्वर मेन हो सकता है ये आपका एज अ लोड बैलेंसर भी काम कर रहा हो। ये जो तीनों के तीनों सर्वर है हो सकता है ये आपका लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा हो एंड यहाँ पे एक मेन सर्वर हो। ये सारा जो लोड बैलेंसर है मेन सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है एंड ये मेन सर्वर डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में आपका जो रिक्वेस्ट है वो पहले डिवाइड होके लोड होके फिर जा रहा है। तो ये भी एक डिजाइनिंग का रहता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करते हो। इस केस में हमारे पास तीनों सर्वर है, अगर एक डैमेज हो जाता है या फिर डाउन हो जाता है लेकिन 2 तो रहेंगे, 2 तो ऑपरेट कर पाएंगे एंड इन दोनों के पास डेटाबेस का एक्सेस रहता है एंड इन दोनों का जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये भी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद है मैनी सर्वर मैनी डेटाबेस। अब इस केस में क्या होता है, आप इस केस में या तो ये जो डेटाबेस है इसको एक सेपरेट सर्वर पे स्टोर कर दो एंड सर्वर को एक सेपरेट उस स्टोर पे स्टोर कर दो, या फिर इन दोनों को आप एक ही सर्वर पे होस्ट कर लो, ये भी हो सकता है। इस केस में क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको मल्टीपल सर्वर्स चाहिए, एक डेटाबेस के लिए चाहिए, एक सर्वर के लिए चाहिए। लेकिन ये सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट सर्वर हैं, डिफरेंट डेटाबेस हैं। अगर एक डेटाबेस या फिर एक सर्वर को हार्म भी हो जाता है तो बाकी के आपका डेटाबेस एंड जो सर्वर्स हैं वो आपके वेबसाइट को रन टाइम प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पे भी अगेन ये कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा अगर सर्वर 1 डेटाबेस 2 अगर डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो कौन सा डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ये टोटली कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आर्किटेक्चर के बेसिस पे रहता है कि हर एक जो वेबसाइट है वो डिफरेंट क्यों रहता है।
जैसे कि हमने बताया, नो वेबसाइट्स आर सेम, नो टू वेबसाइट्स आर सेम। अगर आपने देखा कि अच्छा दोनों का HTML सेम है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का आर्किटेक्चर भी सेम होगा, दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, क्योंकि ये आपके इंटरनल टीम, आपका बिजनेस, इन सब के ऊपर डिपेंड रहता है आप कौन से आर्किटेक्चर यूज करते हो। तो ये सारा मॉडल जो है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी आता है। डिफरेंट मॉडल्स भी होते हैं, आप इनको डिफरेंटली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लोड बैलेंसर सेटअप कर लिया, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर सेटअप कर लिया। ये भी आपका मैनी सर्वर वन डेटाबेस में आएगा। क्लाइंट ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, इसने मेन डेटाबेस या फिर मेन सर्वर को रिक्वेस्ट किया, तो है तो ये भी सर्वर, ये भी सर्वर, लेकिन हमने कॉन्फ़िगर इस तरह से किया है कि विदाउट आर्किटेक्चर देखे हम इसको पता नहीं लगा सकते। लोड बैलेंसर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं, हमारा है वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट। तो हमारा 3 पार्ट था। जो वेब एप्लीकेशन लेआउट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट था वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हमने कंप्लीट किया और हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं। अब हमारे वेब एप्लीकेशन को बनाने में कुछ कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं, उस कंपोनेंट्स को हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो कंपोनेंट में क्या आता है, देखिए सबसे पहले कंपोनेंट में आता है हमारा क्लाइंट सर्वर, वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन लॉजिक, डेटाबेस, सर्विसेज, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, वेब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड फंक्शंस आता है। अभी आपने एक वेबसाइट तो बना लिया, एक बैकएंड तो बना लिया, अभी आप इसका कंपोनेंट डिसाइड करोगे। तो कंपोनेंट काफी डिफरेंट रहते हैं। यहाँ पे देखिए, ईच वेब एप्लीकेशन कैन हैव वेरियस कंपोनेंट बट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल्स mentioned earlier can be categorized into this। ये सारे हमारे कंपोनेंट्स रहता है एक पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में, जिसमें हमारा आता है क्लाइंट, जिसमें हमारा आता है क्लाइंट जो कि है यूजर इंटरफेस। उसके बाद आता है सर्वर जो कि मैनेज करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पे पॉपुलर सर्वर है एनजिनिक्स एंड अपाचे। उसके बाद है हमारा वेब सर्वर जो कि वेब पेज का रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए बनता है। उसके बाद है आप कौन सा लॉजिक, कैसा लॉजिक बना रहे हो वेब एप्लीकेशन में। उसके बाद आप डेटाबेस डालोगे। उसके बाद आप थर्ड पार्टी सर्विसेज भी इंटीग्रेट करोगे। जैसे मान लो आ, आपने थर्ड पार्टी सर्विसेज डाला, OAuth डाल दिया आपने, गूगल ऑथेंटिकेशन डाल दिया। ये सारी क्या है, ये सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो। उसके बाद माइक्रो सर्विसेज हैं, थर्ड पार्टी हमने कवर कर लिया, माइक्रो सर्विसेज हैं। उसके बाद वेब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, आप API यूज कर रहे हो अदर सर्विसेज के लिए। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे लॉगिन है। अगर मैं लॉगिन करूँ तो मैं OTP के थ्रू लॉगिन कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं क्रिएट अकाउंट करूँ तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है वो इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैं बस मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकता हूँ। अभी अगर मैं मीडियम पे जाऊँ और यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सर्विसेज है। साइन इन विद गूगल, फेसबुक, एप्पल, एक्स और ईमेल। तो ये सारे जो है ये सारे थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो यहाँ पे इंटीग्रेट हुए हैं। एंड जो पहला कंपोनेंट है हमारा वो है UI UX। तो ये जो हमारा ब्राउजर पे लोड हो रहा है ये UI UX एक कंपोनेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंट पे यूजर इंटरफेस। सर्वर अगर आप यहाँ पे देखो तो इस केस में हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, तो इस केस में शायद हमें पता नहीं चलेगा हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर यूज हुआ है। तो ये क्लाउडफ्लेयर का सर्वर है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो पहले क्लाउडफ्लेयर में जा रहा है एंड वहां से क्लाउडफ्लेयर के थ्रू एक्चुअल सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है। तो पहला सर्वर हमारे लिए क्लाउडफ्लेयर ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर ही दिखा रहा है। उसके बाद आप सर्वर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा उसके बाद क्या है, वेब सर्विसेज। अगेन सेम चीज, वेब सर्विसेज में आपका क्या रिक्वेस्ट आ रहा है जा रहा है, वेब लॉजिक, लॉग इन, डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, सर्विसेज हमने कवर कर लिया, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन देख लिया, और यहाँ पे एपीआईज ये सब भी हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है जो लास्ट, हमारा आर्किटेक्चर में जो लास्ट कंपोनेंट है वो है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, वेब एप्लीकेशन में जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो देख लिया। अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बारे में। तो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में हमारा कुछ लेयर्स होता है। ये ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा जो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद है डेटा लेयर। तो वेब आर्किटेक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे देखिए, जो एप्लीकेशन लेयर है ये आपका यूजर इंटरफेस का काम करता है। आपका जो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है ये इसको ब्राउजर पे आपको रन करके दिखाता है। तो ये तो हो गया प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। अब इसमें जो भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट है जैसे कि ऑथेंटिकेशन, प्रिविलेज, ये सारा चीज चेक होता है और ये सारा चीज बैकएंड से चेक होके फिर हमारे सर्वर पर आता है। तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी होता है एप्लीकेशन लेयर पे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट, चेक्स क्राइटेरिया लाइक ऑथेंटिकेशन, प्रिविलेज एंड ये सब। उसके बाद है डेटा लेयर, वर्क विद द एप्लीकेशन लेयर टू लोकेट एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द स्टोरेज। अब इसका सिंपल मतलब ये है, यहाँ पे मैंने लॉगिन का बटन है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स, थर्ड पार्टी कंपोनेंट यहाँ पे, अगर मैं लॉगिन कर लूंगा तो मेरा रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास। एंड अगर मेरा रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास तो अभी मैं हूँ प्रेजेंटेशन लेयर पे, मेरा रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा तो वो एप्लीकेशन लेयर होगा। फिर सर्वर, अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो सर्वर इस रिक्वेस्ट को भेजेगा डेटा लेयर पे, जहां पे सर्वर के पास डेटाबेस अपना होगा। वहां से जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो फिर मुझको प्रेजेंटेशन लेयर पे लाके देगा। तो हमारा लेयर पे ये है। तो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर 3 पार्ट में डिवाइड है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटा लिंक। यहाँ पे एक आर्किटेक्चर है, तो इस आर्किटेक्चर को हम ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे डॉट नेट कोड आर्किटेक्चर, यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे है क्लाइंट है, यहाँ पे एक सर्वर है, और ये हमारा इंटरनल वेब का पार्ट है। एक्चुअल में आपका आर्किटेक्चर ऐसे ही रहता है। फिर हमारे पास यहाँ पे है कुछ डेटाबेसेस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विसेज, और यहाँ पे भी कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं। अब पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ऐसे रहता है, आप इस आर्किटेक्चर को यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। जैसे जो ब्राउजर का पार्ट है ये वाला, ये आ गया आपका क्लाइंट साइड में, और ये जो डॉट नेट का पार्ट है इतना, यह आ गया आपका एप्लीकेशन लेयर पे, जिसमें पूरा का पूरा लॉजिक काम करता है।
एंड जो डेटा सोर्स है ये आपका डेटा लेयर पे आ गया। जैसे यहाँ पे डेटा सोर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डेटाबेसेस है। तो तीनों के तीनों आर्किटेक्चर यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। अब इन तीनों के आर्किटेक्चर के बीच में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है। चाहे वो आप थर्ड पार्टी ले लो, चाहे वो आप सर्वर्स ले लो, या फिर और भी कुछ ले लो। अभी यहाँ पे आप देखना, इस डायग्राम में जो क्लाइंट है वो ब्राउजर या फिर कोई भी डिवाइस के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, एंड ये जो IIS रिवर्स प्रॉक्सी है ये वो रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन तक सेंड कर देगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो डॉट नेट है वो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, डेटा वैलिडेट करेगा, एंड जो भी चीज़ है वो करेगा। एंड सब कुछ सही रहा, एंड अगर कुछ डेटा का रिक्वायरमेंट होगा तो डेटा सोर्स से वो डेटा सीधा जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं ऑथेंटिकेशन यूजिंग सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज जो कि APIs हैं जैसे गिटहब, और इनके एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, जो हमारा पहला सर्वर है या फिर इसको आप प्रॉक्सी सर्वर भी बोल सकते हो, हमारा रिक्वेस्ट इसके पास गया, इसने डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया हमारे वेब एप्लीकेशन को। अब वेब एप्लीकेशन में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज देख रहे हैं, जैसे कि आप अब ये जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है, हो सकता है ये फंक्शनैलिटी एक ही डेवलपर ने डिजाइन किया हो, या फिर हो सकता है मल्टीपल डेवलपर्स मिलके हर एक फंक्शनैलिटी उन्होंने डिजाइन किया हो। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, अच्छा माइक्रो सर्विसेज हम अभी आपको क्लियर कर देंगे, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। तो रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारा डेटाबेस है, अगर कुछ डेटा क्लाइंट को देना होगा तो यहाँ से आएगा, फिर क्लाइंट के पास डेटा, एंड वो डेटा ब्राउजर पे सिंपली व्यू होगा। तो इस डायग्राम में कुछ आपको डाउट है? ओके, अब यहाँ पे हमारे कुछ मिसलिनियस कंपोनेंट भी रहते हैं, नॉट मिसलेनियस बट माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज के बारे में हम अभी क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डिफरेंट कंपोनेंट है एक वेब एप्लीकेशन पे। अब पॉसिबिलिटीज ये है कि ये सारा का सारा एक ही डेवलपर ने डिजाइन किया हो, या फिर ये डिफरेंट डेवलपर ने एक एक पार्ट डिजाइन किया हो। जैसे मान लीजिए ये एक अगर एक लॉगिंग पेज है, लॉगिंग पेज का फंक्शनैलिटी, रजिस्टर्ड पेज का फंक्शनैलिटी, पेमेंट का फंक्शनैलिटी, और फाइल अपलोड का फंक्शनैलिटी। अगर एक डेवलपर ने बस फाइल अपलोड का फंक्शनैलिटी ही डिज़ाइन किया है और दूसरे डेवलपर ने बस लॉगिन का ही डिज़ाइन किया है, तो ये ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो सर्विसेज बोलेंगे। ये छोटे छोटे सर्विसेज हैं जो कि पर्टिकुलर डेवलपर ने डिज़ाइन किया है, एंड बाद में हम इन सर्विसेज को अपना वेब एप्लीकेशन पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारा आर्किटेक्चर में ऐसा भी होता है। अब इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसका बेनिफिट यह है कि अगर कोई पेमेंट गेटवे डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट है, अगर उसने ये फंक्शनैलिटी डिज़ाइन किया है, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। एंड सिमिलरली माइक्रो सर्विसेज अगर है, अगर आपको पेमेंट में कुछ भी, पेमेंट का कोड में कुछ भी चेंज करना है, तो जो बाकी सारे जो कंपोनेंट है आपके, वो तो आपके चलते रहेंगे। बस आपका पेमेंट का फंक्शनैलिटी या फिर पेमेंट का जो सर्विसेज है बस वो नहीं चलेगा। कई वेबसाइट आपने देखा होगा, अगर उनको एक फंक्शनैलिटी चेंज करना है तो पूरा का पूरा वेबसाइट पे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सारा चीज़ लिंक रहता है। कई कई वेबसाइट आपने देखा होगा,
कि पूरा वेबसाइट तो चल रहा है लेकिन वेबसाइट का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन या फिर पर्टिकुलर पेज नहीं चल रहा है, जैसे पेमेंट गेटवे का पेज नहीं चल रहा है या फिर रजिस्टर का पेज नहीं चल रहा है। तो ये सब एक्चुअली में होता क्यों है? ये सब माइक्रो सर्विसेज की वजह से होता है। पूरा वेबसाइट चलेगा बट कुछ अगर जो आपके माइक्रो सर्विसेज है उस पर अगर चेंजेस करोगे आप तो वो नहीं चलेगा। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं, माइक्रो सर्विसेज हमने देख लिया। अभी हम बात कर लेते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में। तो किसी को पता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या है? कोई आइडिया? ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या था, ये सारा का सारा जो चीज है ये एक सर्वर पे स्टोर है। ये सारा का सारा चीज एक सर्वर पे स्टोर है। अब हो सकता है ये सर्वर आपके पास हो या आपने कोई बड़े कंपनी से परचेज किया। अब इस केस में क्या होगा, ये सर्वर को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये सर्वर को आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, आपको इसमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना पड़ेगा सर्वर के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर जो होते हैं वो एटीएम मशीन की तरह होते हैं, हर एक टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। तो आपको इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चेंज करता रहना पड़ेगा। जैसे बहुत ही ज़्यादा सर्दी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है उस केस में चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 देना पड़ेगा और इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। अब सर्वरलेस आर्किटेक्चर में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए, तो ये तो सर्वर का केस है, सर्वर का केस आपने समझ लिया। अभी मान लीजिए मुझको मेरा सर्वर मेंटेन नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं AWS के पास जाऊँगा और मैं यहाँ से एक सर्वर ले लूँगा। अब ये जो सर्वर है, ये सर्वर जो है वो अमेज़न मेंटेन करेगा मेरे लिए, और जो भी सर्वर का जो फी होगा मैं बस वो फी एज अ सब्सक्रिप्शन अमेज़न को दूंगा। बाकी मैं अपना सब चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। एंड इसमें क्या होगा, मुझको इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा सर्वर को मैं कौन सा टेम्परेचर पे रखूँ, मुझको मेरा सर्वर मेंटेन करना है, ये है वो है, वो सब अमेज़न करेगा। मुझको क्या करना है, बस पेमेंट करना है एंड जो भी मेरा सर्वर का फंक्शनैलिटी है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई भी सर्वर ही नहीं रहता। सर्वरलेस आर्किटेक्चर का बस ये मतलब है कि सर्वर हम मेंटेन नहीं करते, हमारी जगह कोई और मेंटेन करता है जिसका हमने सर्वर लिया हुआ है। तो इस केस में हमारे पास है अभी तो गूगल भी आ गया है, हमारे पास है AWS, GCP, Azure, ये सारे जो है ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अब हमारे पास है आर्किटेक्चर सिक्योरिटी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अभी हमने आर्किटेक्चर तो देख लिया, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एंड कंपोनेंट्स जैसे कि हमारे पास लेआउट में क्या क्या थे, एक मिनट, हमारे पास वेब एप्लीकेशन लेआउट में 3 कंपोनेंट्स थे। मेनली ये 3 चीज में डिवाइडेड रहता है, वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट, उसके बाद आर्किटेक्चर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वेब एप्लीकेशन में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं हमने वो भी देखा, हमने आर्किटेक्चर भी देखा। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब का सिक्योरिटी के बारे में भी तो सोचना है। तो इसके लिए है, अब जब तक आप आर्किटेक्चर को नहीं समझ पाओगे तब तक आप सिक्योरिटी को नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, if a web application might have a secure core functionality but a poor access control design such as missing role based control could allow user to access admin feature or other user private data without proper privilege. Fixing this issue typically requires significant design change which can be cost and time consuming. विदाउट आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग के आप इसमें जो लॉजिकल बग्स होते हैं आप वो फाइंड नहीं कर पाओगे।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें एकदम टू द नॉच है, परफेक्ट है, बट क्या हो आपका यहाँ पे आपने एक रोल बेस एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे आप बना दिया है अदर फीचर्स में, और इसके थ्रू मैं अगर कोई भी यूजर का डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो ये तो वल्नरेबिलिटी है। आपका वल्नरेबिलिटी सर्वर में भी नहीं है, आर्किटेक्चर में भी नहीं है, बस डिजाइन में फॉल्ट है। तो डिजाइन में फॉल्ट है, इसके लिए मैं कोई भी डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। एंड अगर आप इसको चेंज करना पड़ेगा तो आपको पहले तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके पूरा का पूरा आर्किटेक्चर में, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों लगेगा, क्योंकि आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से पार्ट में, कौन से डिज़ाइन में, कौन से कोड में चेंजेस करने हैं। ये आपको क्लियर हो गया? ओके। यस यस श्योर। तो अभी हम बात करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में। तो जो फ्रंट एंड है, जो कि हमारा एक वेबसाइट, यहाँ पे अब ये इसको फ्रंट एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे वेब ब्राउज़र पे रन होता है। एंड बेसिकली इसमें हमारा 3 कंपोनेंट या फिर 3 फाइल्स आप बोल सकते हैं, वो रहता है, जो कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों चीज़ मिला के हमें एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है वेब डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो फ्रंट एंड बस यही है। एंड अब बात करते हैं बैक एंड के बारे में। तो बैक एंड में हमारा बहुत ही ज़्यादा कंटेंट रहता है या फिर कंपोनेंट रहता है, क्योंकि बैक एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बैक एंड में हमारे पास ऑब्वियसली एक बैक एंड सर्वर रहता है। उसके बाद हमारे पास एक वेब सर्वर रहता है, डेटाबेस रहता है एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रहता है। अब देखिए, बैक एंड क्या है? ये एक बैक एंड सर्वर है, ये कुछ नहीं बस एक हार्डवेयर है। जैसे आपके पास अगर लैपटॉप है, तो लैपटॉप का मदरबोर्ड आप इसको मान सकते हो। अब इसमें बैक एंड सर्विसेज मैनेज HTTP रिक्वेस्ट एंड कनेक्शन एग्जाम्पल। अभी इस पे आप क्या करोगे, इस पे आप वेब सर्वर डालोगे, तो वेब सर्वर आपके पास पॉपुलर है अपाचे एनजिनिक्स एंड IIS। डेटाबेस आप इस पे डालोगे, तो आपके पास डेटाबेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अभी आप इस पे क्या करोगे, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क डालोगे। आपको आपका जो वेबसाइट है वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाना है, तो आप वो चूज़ करोगे। जैसे PHP हो गया, या फिर .NET हो गया, C हो गया, या जावा हो गया, या पाइथन हो गया। तो इन सब के वेब एप्लीकेशन पर्टिकुलर बनाने के लिए फ्रेमवर्क आते हैं। जैसे आप पाइथन में जाओ, तो पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क होते हैं। आप वेबसाइट बनाने के लिए अलग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, रोबोटिक्स के लिए अलग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, डेटा साइंस के लिए इसमें अलग से फ्रेमवर्क दिया रहता है। सिमिलरली आपको फ्रेमवर्क चूज़ करना पड़ता है। जैसे पाइथन के केस में आप डैंगो यूज़ कर सकते हो, इसको जेंगो बोलते हैं प्रोनाउंस। PHP के केस में आप लार्वल यूज़ कर सकते हो। ये फ्रेमवर्क्स है जो वेब के लिए बस काम में आते हैं। एंड इन सबको अगर आप इंक्लूड कर दो, तो ये प्रॉपर बन जाता है आपका बैक एंड सर्वर। अब इसमें क्या है, एक सर्वर है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, उसके बाद कुछ कंपोनेंट, जैसे हमने वेब सर्वर डाला, उसके बाद वेब फ्रेमवर्क्स डाला, उसके बाद डेटाबेस डाल दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हो, इन चीज़ को आप एडिशनली अलग अलग इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे हमने आर्किटेक्चर के केस में देखा था कि मान लीजिए मैं डेटाबेस को एक अलग सर्वर पे स्टोर कर देना चाहता हूँ। मेरा जो वेब एप्लीकेशन है फ्रेमवर्क, इसको मैं अलग अलग एप्लीकेशन पे स्टोर कर दूंगा। तो इन सबको बाद में हम कनेक्ट करके कनेक्शन बना भी सकते हैं। उसके बाद
आप इन सारी चीजों को कंटेनर के थ्रू भी होस्ट कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है you can host each backend component separately either on its own server or in Docker। तो हम Docker भी यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। मान लीजिए मेरा एक सर्वर है, सारे कंपोनेंट इसी में है, सर्वर क्रैश हो गया, सारे के सारे कंपोनेंट उड़ जाएंगे। मान लीजिए मैंने इस सर्वर पर क्या किया, डॉकर फाइल बना लिया। जैसे एक डॉकर में मेरा डेटाबेस रहेगा, एक डॉकर में मेरा वेब एप्लीकेशन का कोड रहेगा, एंड इसी तरह और भी बाकी चीजें रहेंगी। अगर मेरा डेटाबेस इफेक्ट हो जाता है तो मेरा सर्वर बचेगा, क्योंकि मेरा सर्वर इफेक्ट नहीं हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो डेटाबेस का डॉकर का फाइल है उसको मैं रिपेयर कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा वेब सर्वर या फिर वेब सर्विसेज, जो भी कुछ आप बोल रहे, अगर ये इफेक्टेड हो गया तो सिमिलरली मैं डॉकर के थ्रू इसको चेंज कर सकता हूँ या फिर रिपेयर कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि बैकएंड का एक्चुअल में काम क्या रहता है। तो बैकएंड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है। अब इसका काम क्या रहता है, जो मेन लॉजिक है उसको डेवलप करना, उसको डिजाइन करना, उसको मेंटेन करना। अगर फ्रंट एंड पे आपका एक लॉगिन बटन दिया हुआ है तो लॉगिन जब आप बटन पे क्लिक करोगे, वो कैसे काम करेगा, क्या चलेगा उसमें, क्या नहीं चलेगा, डेटा कैसे जाएगा, कैसे डेटा हैंडल होगा, कौन से कोड पे डेटा ट्रैवल करेगा, ये सारा चीज बैकएंड का कोड फंक्शनैलिटी पे रहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कोड, एसेंशियल्स कोड मेंटेन करना, राइट एंड मेंटेन द कोड दैट इंश्योर द एप्लीकेशन ऑपरेट्स करेक्टली। उसके बाद है डेटाबेस को मैनेज करना। उसके बाद है रीयूजेबल कोड को मैनेज करना। अब यहाँ पे लाइब्रेरीज आती हैं, मॉड्यूल्स आते हैं। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक लॉगिन पेज का कोड लिखा एंड आपका वेब एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा है, तो मान लीजिए उसमें अगर एडमिन के लिए एक लॉगिन है, नॉर्मल यूजर के लिए दूसरा लॉगिन है एंड टीचर्स के लिए तीसरा लॉगिन है, तो आप तीनों के लिए डिफरेंट लॉगिन नहीं बनाओगे। आप ये जो लॉगिन का कोड है ये तीनों में इंप्लीमेंट कर दोगे एंड बाद में इसको आप कॉन्फ़िगर इस तरह से करोगे कि यहाँ से आएगा तो बस ये स्टूडेंट के लिए होगा, यहाँ से आएगा तो बस ये एडमिन के लिए होगा, या फिर यहाँ से आएगा तो ये फैकल्टी के लिए होगा। तो इस तरह से कर दोगे एंड डिफरेंट चीज़ें एक्सेस करने के लिए हम एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा वेब सर्वर, डेटाबेस, अगर एक ही सर्वर पे है तो कोई इशू नहीं है। अगर दूसरे दूसरे सर्वर पर है तो आप एपीआई यूज़ कर सकते हो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए एंड डेटा लेके आने के लिए। जैसे मोबाइल एंड्रॉयड के केस में होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके फ़ोन पे रन होता है, उनका सर्वर कहीं और रहता है, जो भी डेटा रहता है वो एपीआई के थ्रू डायरेक्ट कॉल होता है। तो एपीआई के थ्रू डायरेक्ट डेटा आपके डिवाइस पे आ जाता है। एंड बैकएंड हमने देखा, बैकएंड का हमने कंपोनेंट देखा, फ्रंट एंड भी हमने देखा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बैकएंड को सिक्योर करें। अब बैकएंड में इश्यूज आते कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि डेवलपर्स करते हैं डिजाइनिंग के टाइम या फिर कोड बनाने के टाइम, जिसके वजह से जो बैकएंड है वो इनसिक्योर हो जाता है। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो इशू है वो ये है कि कोई भी इनवैलिड डेटा आप इसमें अलाउ कर दो, ये आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। allowing harmful or incorrect data to be stored including the vulnerabilities like SQL। कोई डाउट यहाँ पे? ओके आप म्यूट कर लो देन। अगर एक सर्च फंक्शनैलिटी है, वो सर्च फंक्शनैलिटी अगर मैंने उसमें वैलिडेशन नहीं लगाया है
तो कोई भी अटैकर आएगा उसमें सीक्वल इंजेक्शन के कमांड या फिर कोई भी अनवांटेड कैरेक्टर डाल के हमारा डेटाबेस या फिर हमारा बैकएंड को हार्म कर सकता है। तो ये एक गलती जो डेवलपर करते हैं, वो डेटा वो अलाउ नहीं करते या फिर परमिट नहीं करते डेटा टू एंटर द डेटाबेस। दूसरा है फोकसिंग ऑन द सिस्टम एज होल। पूरा का पूरा वेबसाइट है ना, उसको सोचते हैं कि हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट ही सिक्योर है। वो ये नहीं सोचते कि हमारा वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलर कंपोनेंट है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, एपीआई है। क्या हो अगर इन पर्टिकुलर कंपोनेंट में ही कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ये नहीं सोचते। तो वो इंडिविजुअल कंपोनेंट को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल कंपोनेंट में बग्स फाइंड करके फिर डेटाबेस या फिर बैकएंड को हार्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन सिक्योर है, लेकिन डेटाबेस ही वल्नरेबल है, तो इसको हम हार्म करके पूरा का पूरा टेक ओवर ले सकते हैं। या फिर पूरा का पूरा इवन इंक्लूडिंग डेटाबेस भी सिक्योर है, लेकिन फाइल अपलोड का फंक्शनैलिटी वल्नरेबल है, तो उसको भी हम अटैक करके डेटाबेस या फिर सर्वर को टेक ओवर कर सकते हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि वो सिक्योरिटी होम मेड यूज करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास अगर लॉगिन पे कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी हैशिंग, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग यूज करना हो, तो हमारे पास अलग से अपने खुद के स्टैंडर्ड बने हुए हैं। लेकिन डेवलपर्स क्या करते हैं, खुद के बनाए हुए कोड यूज करते हैं इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। तो ये काफी ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। अगर मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड में डिक्रिप्ट करके भेज रहा हूं सर्वर के पास, और अगर मैंने ये स्टैंडर्ड जो भी हमारे ऑलरेडी रहे होते हैं मेथड्स जिनके थ्रू हम इनक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अगर मैंने वो यूज नहीं किया है, मैंने पर्सनली डेवलप्ड यूज किया है, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे वीक इनक्रिप्शन मेथड यूज हो सकता है, या फिर वो इजीली डिकोड या फिर डिक्रिप्ट हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यह है, जो डेवलपर्स हैं या फिर जो भी इंटरनल होता है, वो फीचर को विदाउट टेस्टिंग के लॉन्च कर देते हैं। कोई एक वेबसाइट है एंड उस पे एक पर्टिकुलर फीचर है, लॉगिन फीचर, तो वो लॉगिन फीचर पहले ऑडिट होता है, टेस्ट होता है, देन उसके बाद उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जाता है रियल लाइफ पे। लेकिन डेवलपर्स क्या करते हैं, या फिर ऐसा यूजुअली होता है कि जो फीचर्स है वो विदाउट टेस्टिंग इम्प्लीमेंट हो जाता है पहले वेबसाइट पे, उसके बाद वो बैकएंड में धीरे धीरे टेस्टिंग होता रहता है। तो ये करते हैं, तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक गलत चीज है। दूसरी चीज यह है कि डेटा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करना, जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गया, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, पासवर्ड पॉलिसी सेट ना करना, वीक पासवर्ड यूज करना या फिर रिपीट पासवर्ड अलाउ कर देना। देन उसके बाद हमारे पास है, जो भी डेटा है वो अनइनक्रिप्टेड स्टोर करना। क्लाइंट साइड के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड रहना, ये सोचना कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सेंसिटिव डेटा यूआरएल पे शो कर देना। तो ये सारी चीजें डेवलपर्स मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हम बैकएंड को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई इशू? ओके, सो हम यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हो। हम्म। ओके, देन हम फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं। या ओके, थैंक यू।